सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जो पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहे हैं नेपाल में उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि हमें सबसे पहले किसी भी टॉपिक को कवर करते हुए ये दो बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है कि उस टॉपिक में जो कुछ भी है उसको उसी टाइम उठा के ख़त्म करो। उसके बाद जो बॉल बाय बॉल कॉमेंट्रीज आती रहती हैं न्यूज़पेपर में कि ये क्या हुआ वो क्या हुआ, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है अनटिल अनलेस वो एक काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट स्टेप हो उस पूरे प्रोसेस का या उस पूरे मैटर का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पार्लियामेंट है नेपाल की वो डिसॉल्व हो गई है। जो प्राइम मिनिस्टर केपी ओली थे उन्होंने डिसीजन लिया कि हम पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब पार्लियामेंट डिसॉल्व हुई तो ये कहीं ना कहीं अप्रूव वहाँ के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने ही किया होगा। तो मेजर न्यूज ये है कि जो इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस आया है, जो इतनी जल्दी उनकी गवर्नमेंट गिरी है, तो उसके क्या क्या स्टेप्स आगे जाएंगे या फिर इंडिया का वहां पे क्या स्टैंड होगा या इंडिया को क्या एक्शन लेना चाहिए या फर्दर इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्योंकि नेपाल और इंडिया एक दूसरे के भाई भाई माने जाते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। उसको चाहे हम 2000 साल पहले की बात करें तब भी माना जाता था कि इंडिया और नेपाल भाई भाई हैं, बिकॉज दे आर लाइक द रियल ब्रदर्स। तो उस चीज में इंडिया को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस वहां पे दी जाती है जब भी नेपाल का कोई क्या कहते हैं बात आती है। बट अगर हम दूसरी चीज पे और ध्यान दें, सेकेंड फैक्टर ये है कि चाइना की जो इन्वॉल्वमेंट जो भी है जो कि नेपाल की पॉलिटिक्स के अंदर है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो नेपाल में चाइना का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बड़ा है और चाइना जो है वो इंडिया को कहीं ना कहीं हर जगह काउंटर ही करता रहता है। और बेसिकली नेपाल के काफी सारे हम सॉरी इंडिया के काफी सारे जो बॉर्डर्स है वो जो स्टेट के बॉर्डर्स है वो नेपाल से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ये चीज एक हम कह सकते हैं कि एक इंटरनल डिफेंस के मामले में भी ये चीज खतरे से खाली नहीं है कि नेपाल के अंदर चाइना का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर चाइना ने नेपाल को इंटरनली ओवरटेक कर लिया, ओवरटेक इन द सेंस कि वहां पे जैसे इनडायरेक्ट वे में चाइना का बोलबाला हो गया, जो भी वहां की, जैसे आपको पता है कि जो राजा होगा रानी उसी की होगी। तो अगर चाइना चाइना से ही जो प्रेफरेंस दिया गया होगा वही इंसान अगर वहां का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो ऑब्वियसली वो चाइना के इशारों पर ही नाचेगा। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनल डिफेंस के मामले में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है इस पूरे प्लॉट को पढ़ते टाइम। अगर हम बात करें पॉलिटिकल जो हिस्ट्री थी नेपाल की, हम उसमें नहीं जाएंगे जस्ट बिकॉज हम करंट को लेके चलेंगे। ये जो 6 महीने 7 महीने पहले जो काला पानी और लिपू लेक वाला प्रॉब्लम थी वो थोड़ी बहुत हम यहाँ पे टच जरूर करेंगे, बट हम पूरा इसको करंट सिनेरियो से लेके चलेंगे, हम पास्ट में नहीं जाएंगे। तो अगर हम बात करें करंट एनालिसिस की जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट हुआ उस पर अगर हम एनालाइज करें तो क्यों हुआ। सबसे पहला रीजन है रीजंस फॉर ओली डिसीजन। ओली टुक द स्टेप व्हेन ही रियलाइज्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ, ओली ने ये डिसीजन इसीलिए लिया जब उसको रियलाइज हो गया कि उसके जो चीफ मिनिस्टर, आपको भी पता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का जो सीएम होगा, एक पॉलिटिकल पार्टी का जो बड़ा होगा वही आगे जाके अगर वो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तो वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो यहाँ पे अब जो यहाँ पे बात आई वो यही बात आई कि ओली को जब बात चली कि उनको प्राइम मिनिस्टर के पद से ही नहीं बल्कि उस पार्टी के चीफ के पद से भी हटाया जाएगा। तो जब ये बात चली तो ओली ने इमिडिएटली डिसीजन ले लिया। इसके अलावा एंड ऑफ कोएलिशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट इफेक्टिवली एंडेड इन द यूनिटी फोर्स लेफ्ट फोर्सेस। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब इसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल फैक्टर आया इस चीज का, मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि जो नेपाल है उसमें मेनली 3 पॉलिटिकल पार्टीज होती है जिनका बोलबाला होता है। उसमें से जो मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट या जो वो पार्टी थी उसको एक पार्टी के साथ क्लब करके केपी ओली जो शर्मा ओली जी हैं वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो कहीं ना कहीं अब उस पार्टी का जब सेपरेशन हुआ तो ये बात कहीं ना कहीं उनके पद पे भी आ गई। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर का था। इसके अलावा कि जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अभी 2015 में डेवलप किया गया था नेपाल का, उसमें भी काफी ज्यादा अनसर्टेनिटीज थी। तो उसका भी एक रीजन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं कोलैप्स हो रहे थे, तो वो भी एक रीजन था कि जो पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व करने का सोचा गया। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी ऑफ द केयरटेकर। अब इसमें अगर हम बात करें, अब यहाँ पे क्या बात हुई कि जो
उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी जो भी थी उसकी जो को चेयरमैन थी पुष्पा जी ने, उन्होंने वहां पे आरोप लगाया कि वो कहीं ना कहीं करप्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट जब देखा गया कि जो प्रेसिडेंट है वो भी जब उनकी साइड ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चांसेस डेवलप होने लग गए कि दोबारा से रूल आ जाएगा। जब जो एक रूल होती है और एक गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। एक ब्लाइंडली अगर रूल आ जाए तो वो काफी ज्यादा इफेक्ट करता है उस कंट्री की डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स को, उस कंट्री की इमेज को, उस कंट्री की, इसके अलावा ट्रेड और जो अलाइनमेंट साइन होते हैं उन चीजों को भी। तो कहीं ना कहीं ये उन चीजों पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट। इसके अलावा क्या था, आर्मी। अब यहाँ पे आर्मी का क्या रोल था? एक चीज ये हो सकती थी कि एकदम से केपी शर्मा ओली को ओली जी को हटा दिया जाए और एकदम से आर्मी का रूल आ जाए। बट यहाँ पे आर्मी ने क्या बोला? यहाँ पे आर्मी ने बोला कि वो न्यूट्रल रहेंगी। न्यूट्रल रहेंगी क्या क्या मतलब है कि वो ना तो वो इस मामले में दखल अंदाजी ज्यादा नहीं करेंगी अनटिल एंड अनलेस कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होते। इसके अलावा चाइना का फैक्टर मैंने आपको समझा दिया है कि 2006 से ही उनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी नेपाल की पॉलिटिक्स के अंदर वो काफी ज्यादा बढ़ रही थी और अब दोबारा ये चीजें होने लग गई थी। तो चाइना ने काफी ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया था इन टूरिज्म, इन एनर्जी और वी कैन से अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन में नेपाल के अंदर। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। नाउ हाउ इंडिया हैंडल दिस पॉलिटिकल क्राइसिस। बेसिकली केपी जो ओली है उन्होंने पहले ही काफी ज्यादा इंडिया पे इल्जाम लगा दिए थे रिगार्डिंग द पॉलिटिकल, जो भी उनके अंदर जो भी उन कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर जो भी पॉलिटिकल मैटर्स चल रहे थे उस पर भी उन्होंने काफी ज्यादा बोला था इंडिया को लेकर। इसके अलावा डिस्प्यूटेड रीजन पर भी काफी ज्यादा बोला था। तो इंडिया ने अब इन मामलों में उनसे दूरी बनाना बेहतर समझा। बट स्टिल इंडिया ने कभी भी अपना सपोर्ट नहीं छोड़ा। इंडिया ने हमेशा बोला कि कभी भी अगर उनको अगर इंडिया के सपोर्ट की जरूरत उनको पड़ती है तो इंडिया इज ऑलवेज देयर फॉर देम। बट इसके अलावा उन्होंने अपने बायलेटरल रिलेशनशिप्स जो भी हुए थे रिगार्डिंग एनर्जी ट्रेड वगैरह को लेकर उनको कंटिन्यू रखना बेहतर समझा। इसके अलावा इंडिया ने अपने एक प्रैक्टिकल गोल्स अचीव करने का सोचा इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए। इसके अलावा जो एम्बेरसमेंट हुई थी चाइना की, जैसे कि चाइना ने एक पॉलिटिकल पार्टी को काफी ज्यादा सपोर्ट किया था और एंड में वो पॉलिटिकल पार्टी बिखर गई थी, तो वहां पे चाइना बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड हो गया था। इसके अलावा इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने उनके जो इलेक्शंस हो रहे थे उस सिस्टम को भी प्रॉपर सपोर्ट दिया। इंडिया ने अब क्या किया? इंडिया ने अब जब इतना कुछ ओली जी ने बोल दिया था इंडिया को लेके, तो इंडिया ने कहीं ना कहीं थोड़ी दूरी बनानी बेहतर समझी, बट उसको नेगेटिव वे में ना ले जाते हुए एक पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इंडियाज मूव्स इन नेपाल पॉलिटिकल क्राइसिस, तो इंडिया ये नहीं चाहती थी कि उसको एक अपॉर्चुनिस्टिक के रूप में देखा जाए, कि वो एक प्लेयर बने। ये इंडिया नहीं चाहती थी क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक इमेज खराब करती इंडिया की। तो इंडिया ने उस चीज से दूर रहना बेहतर समझा। बट कहीं ना कहीं माना जाता है कि इंडिया को एक प्रॉपर अपनी स्टेटमेंट के रूप में स्टैंड देना चाहिए, सो दैट जो कुछ भी मैटर्स थे जो कि काफी ज्यादा खराब हो चुके थे उन पे इंडिया का स्टैंड एटलीस्ट बाहर आए और कोई कंफ्यूजन या डिलेमा ना रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा चाइना ने भी काफी ज्यादा कोशिश की थी इस बीच पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच कि वो जो बायलेटरल ट्रेड्स वगैरह जो कुछ भी ट्रीटीज हो रखी थी हमारी नेपाल के साथ, उनको कहीं ना कहीं एक गलत वे में ऑफेंड करे और अपने वहां पे ट्रेड जो है उसको स्टैब्लिश कर पाए। अब वे हेड क्या है कि लेट नेपाल डील विद इट्स इंटरनल मेस। अब क्या है, अब हम यही चाहते हैं कि हम उस चीज में ज्यादा ना जाते हुए, उस चीज को इतना ज्यादा ना बोलते हुए, हम उनको उनके वे में डील करने दें, चाहे वो जो कुछ भी बोल रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हम अपनी इमेज पे ज्यादा ध्यान दें कि हमें अपनी इमेज कैसे ठीक करनी है आउटर वर्ल्ड में। इसके अलावा जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज है उस पर इंडिया को जरूर एक बार स्टैंड देना चाहिए, सो दैट इंडिया की जो कुछ भी स्टेटमेंट्स है वो क्लियर रहे, कोई डिलेमा ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे और उस डिलेमा के बेसिस पे कोई दूसरी कंट्री उस चीज का फायदा ना उठाए। तो ये इंडिया को जरूर क्लियर करना चाहिए। इसके अलावा एक नई इंडो नेपाल ट्रीटी है उस पर भी आगे चर्चा होनी चाहिए। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडिया को अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए, ये मैं बोल चुकी हूँ। ब्रिज ट्रेड इम्बैलेंसेस, अब जो ट्रेड इम्बैलेंसेस हुए हैं उसको कहीं ना कहीं इंडिया को ठीक करना चाहिए और चाइना फैक्टर पे काम करना चाहिए ताकि चाइना काफी ज्यादा नेपाल को टेक ओवर ना कर ले। तो इन शॉर्ट इंडिया को अपने काम से काम रखना है अब, क्योंकि इतना ज्यादा काफी ज्यादा हो चुका है।
तो अब इंडिया का यही डिसीजन है कि वो अपने बायलैटरल ट्रीटीज या ट्रेड पे फोकस करेगी, इसके अलावा वो उनकी जो पॉलिटिक्स चल रही है उनको खुद में लेने देगी, बट चाइना के फैक्टर पे वो नजर रखेगी कहीं चाइना इतना ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए नेपाल में, क्योंकि ये अल्टीमेटली इंडिया के लिए एक डेंजरस साबित हो सकता है, जस्ट बिकॉज मैंने आपको बता दिया है कि फिजिकल ज्योग्राफी में नेपाल का जो बॉर्डर है वो इंडिया के काफी सारे स्टेट के साथ जुड़ता है। जैसे कि ऐसे की लाइन आती है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है और यहाँ पे नेपाल आता है, तो वो कहीं ना कहीं एक काफी ज्यादा फैक्टर साबित हो सकता है अगर चाइना का वहां पे इन्वॉल्वमेंट हो गया तो। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, पसंद आया, आपको क्लियर हुआ तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।